बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हज के बाद उम्रा वीज़ा कब लगना शुरू होंगे, और इसी तरह हज के बाद अगर आप उम्रा पर जाने वाले हैं तो हज के बाद उम्रा का खर्चा कितना होगा, क्या हज के बाद उम्रा सस्ता होगा, महंगा होगा, किस तरह सस्ता होगा, किस तरह महंगा होगा, ये सारी बातें और कितने रियाल हमें साथ लेकर जाने चाहिए, कितने रियाल हमारा वहां पर खर्चा आएगा, ये एक इजमाली वीडियो है। इसके बाद इंशाअल्लाह हुआ ताला इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो भी आएगी, मुकम्मल खर्चा किस किस चीज के ऊपर कितना खर्चा आपका आ सकता है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस हमारे मुसलमान बहन भाई को जो उम्रा पर जाना चाहता है उसके लिए आसानी फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ये बात कि हज के बाद 10 जून तक उम्रा वीजा लगना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने जाना है उम्रा के ऊपर तो आपने हज के बाद 10 जून का इंतजार करना है और उसके बाद आपने उम्रा के लिए अप्लाई करना है। हज के बाद अब खर्चा उम्रे का कितना होगा, क्या बहुत ज्यादा महंगा होगा? महंगाई के हिसाब से अगर हम बात करें तो उम्रे का जो वीजा है वो तो महंगा नहीं होगा, वो तो जो चल रहा है उसी तरह से होगा। जिस तरह पिछले साल सऊदी गवर्नमेंट ने इसमें कुछ तब्दीलियां की थी और ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ही उम्रा वीजा की फीस बढ़ी थी कि जो लोग इनफरादी तौर के ऊपर उम्रा पर जा रहे थे, जिसमें एक फर्द है या दो हैं, तो उनका उम्रा वीजा थोड़ा महंगा था ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि ऐसे लोग बस में अब सफर नहीं करते, उनके लिए अलहदा से गाड़ी होती है, तो फिर उसका ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। और फिर जो लोग अभी भी ग्रुप की सूरत में जाते हैं तो उनके लिए अभी भी उम्रा वीजा ज्यादा महंगा पहले से नहीं हुआ। तो यही हिसाब आइंदा भी होगा इंशाअल्लाह ताला। जो फर्क होगा वो उम्रा वीजा के ऊपर नहीं होगा। इसी तरह होटल भी ज्यादा महंगे नहीं होंगे। इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप खुद से होटल की बुकिंग करते हैं तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन आप जब ट्रैवल एजेंसी से लेते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, इन्होंने वहां पर जो होटल है वो एक साल के लिए तकरीबन 10 महीने इनका उनके साथ एग्रीमेंट होता है, तो 10 महीने के लिए इन्होंने वो होटल बुक किए होते हैं। तो इसलिए आप अगर खुद लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अगर आप वही होटल किसी कंपनी से लेंगे, ट्रैवल एजेंसी से लेंगे, तो आपको वो सस्ता पड़ जाएगा। तो इसमें तो ये भी महंगा नहीं होगा। अलबत्ता जो एयरलाइन की टिकट हैं वो जरूर महंगी हो सकती हैं। उसकी वजह आपको पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल तौर पे क्या कुछ हो रहा है, फ्यूल प्राइस की कोई समझ नहीं आ रही, कहां जा रहे हैं, तो इस हिसाब से एयर टिकट आपका बढ़ सकता है, वो महंगा अलबत्ता हो सकता है। अल्लाह करे कि हालात नॉर्मल हो जाएं और वो भी महंगा ना हो। तो अगर एयर टिकट आपका महंगा होता है तो फिर आपके उम्रा पैकेज के ऊपर 20 से 30 हजार रुपए का इजाफा हो सकता है। यानी जो शटल वाला शेयरिंग वाला आपको पैकेज पहले 2 लाख का मिल रहा था, वो आपको हो सकता है 2,20,000 रुपए का मिले या 2,30,000 रुपए का मिले। तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। और फिर जो करीब के जो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होटल होते हैं वो होटल, और फिर उससे भी करीब वाले होटल, इसी हिसाब से उनका भी खर्चा बढ़ सकता है। बहरहाल जो करीब के होटल होंगे और 2 बेड वाला या 3 बेड वाला यानी अलग रूम वाला होटल होगा, उसका खर्चा तकरीबन 2,60,60,000 या इसी तरह 2,70,000 यानी कि 2.5 लाख से लेकर 60-70 हजार तक वो पैकेजेस जा सकते हैं। और फिर वहां पर खर्च के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितना खर्च एक बंदे के पास होना चाहिए, कितने रियाल कम अज कम लेकर वहां पर जाने चाहिए, तो वो जो रियाल है वो कम अज कम 1,000 रियाल अपने साथ जरूर लेकर जाएं। क्योंकि ये जो 1,000 रियाल है इनमें आपने क्या खर्चा करना है, इसमें आपका खाना 2 टाइम या 3 टाइम का, और इसी तरह आपने जो ज़ियारत के लिए जाना है, क्योंकि वो ज्यादातर आपके पैकेज के अंदर शामिल नहीं होती, और अगर कोई ऐसा पैकेज मिल जाए जिसमें ज़ियारत भी शामिल हो तो फिर आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर ना हो तो फिर उनका खर्चा आपने खुद से करना है।
اسی طرح آپ نے کھجوریں خریدنی ہیں، لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہاں سے ہم اپنے پیاروں کے لیے تحائف لے کر آئیں، وہ آپ نے خریدنے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کے لیے کم از کم 1000 ریال آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا خرچہ جو ہے اس حساب سے ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ 2,60,000 یعنی کہ آپ 2.5 لاکھ کا بالفرض اپنا پیکج لگا لیتے ہیں، تو 2.5 لاکھ کے پیکج کے اندر آپ نے اپنا 1,000 ریال اس کو بھی شامل کر لینا ہے کہ 1,000 ریال آپ کے 2.5 لاکھ کے اندر شامل ہوگا، تو یہ آپ کا ٹوٹل خرچہ بن جائے گا جو آپ نے وہاں پر کرنا ہے۔ تو 1,000 ریال جو ہے وہ تقریباً آپ کا 75,000 کے آگے پیچھے ہوگا، تو آپ اس کو 75,000 کو اگر جمع کر لیتے ہیں 2,50,000 میں، تو یہ آپ کا ٹوٹل خرچہ بن جائے گا 3,25,000 روپیہ۔ یہ آپ کا عمرے کا وہ خرچ ہے جو آپ نے یہاں سے روانہ ہونا ہے، تو اس کے بعد آپ کا یہ خرچ ہے جس کے اندر آپ کا پیکج ہے، وہاں کی شاپنگ، کھانا پینا سب کچھ شامل ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو آپ نے یہاں پر خرچہ کرنا ہے، یعنی اپنے عمرہ کی تیاری کے لیے احرام خریدنا ہے، آپ نے اپنا کوئی بیگ وغیرہ خریدنا ہے، آپ نے جوتی خریدنی ہے، جو یہاں پر آپ کا خرچ اگر آپ نے پاسپورٹ نہیں بنوایا وہ بنوانا ہے، تو جو یہاں پر خرچ ہے وہ اس کے علاوہ ہے، تو وہ آپ اگر شامل کر لیں اس میں کوئی 20,000 تقریباً 25,000 کر لیں، تو سمجھیے کہ اس طریقے سے آپ ایک بڑا بجٹ سا عمرہ کرنا چاہیں تو 3,50,000 3.5 لاکھ میں آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر کسی میں یہ بات ضرور کریں گے پوری تفصیل کے ساتھ، کس چیز کا کتنا خرچہ ہوگا، آپ کیسے پیسے بچا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ عمرے کا مکمل طور کے اوپر آپ کے پاسپورٹ بنوانے سے لے کر اور پیکج خریدنا اور وہاں پر شاپنگ کرنا اور وہاں پر زیارات اور پھر وہاں پر کھانے کا خرچہ، وہاں سے پھر واپس آ کر اپنے گھر آنے تک یہ مکمل طور کے اوپر جتنا بھی خرچ ہوگا اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو انشاءاللہ عز و جل ہم بنائیں گے، اور آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان تمام دوستوں کو جو آئندہ عمرہ کے اوپر جانا چاہتے ہیں۔ اور میری دلی دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام ہمارے ایسے ناظرین سامعین جو آج تک عمرہ کے اوپر نہیں گئے اور ان کی خواہش ہے کہ ہم عمرہ کے اوپر جائیں اور اسباب پیدا نہیں ہو رہے، تو وہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو بھی عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔